हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू द चैनल। एग्जाम्स पास आ गए हैं और अब हम क्या करेंगे, रिवीजन करेंगे लास्ट मोमेंट वाली। ठीक है, तो इसमें आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के इंपॉर्टेंट थ्योरेटिकल क्वेश्चंस। ठीक है, इस वीडियो में हम थ्योरेटिकल पार्ट कवर करेंगे, उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में न्यूमेरिकल सारे कवर अप करेंगे। ठीक है, जितने भी इसमें आप थ्योरेटिकल पार्ट बनते हैं, क्वेश्चन बनते हैं, वो हम यहाँ देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं विद क्वेश्चंस। इस क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें क्या है, आपको डिफाइन सबसे पहला आता है करंट। ठीक है, तो हम जब इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर पढ़ते हैं तो सबसे पहले करंट के ऊपर ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो करंट क्या होता है? करंट इज डिफाइंड एज ठीक है, द फ्लो द चार्ज फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर per unit time. A conductor per unit time मतलब क्या हो रहा है, एक यूनिट टाइम में कितना चार्ज ट्रांसफर हो रहा है। इसलिए करंट का आई का फॉर्मूला हो जाता है चार्ज ट्रांसफर्ड अपॉन टाइम, I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। यह इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बन जाता है। क्लियर, समझ आ गया होगा। इसकी यूनिट सेकंड पार्ट में, व्हाट इज दिस एसआई यूनिट, व्हाट इज द एसआई यूनिट, ये कह सकते हैं व्हाट इज इट्स एसआई यूनिट। तो इसकी एसआई यूनिट है एम्पियर। ठीक है, एम्पियर। चार्ज यूनिट होती है कूलाम और टाइम होता है सेकंड। कूलाम पर सेकंड इज नोन एज एम्पियर। ठीक है, क्लियर। एसआई यूनिट तो एम्पियर होती है। अगर हमें कभी कभी क्वेश्चन आता है डिफाइन 1 एम्पियर, ठीक है, तो ये आपको लिखना है इसमें, इस फॉर्मूले से बनाते हैं। 1 एम्पियर इज द करंट produced when 1 coulomb of charge flows in 1 second through the conductor कंडक्टर के थ्रू हम बात करते हैं। कंडक्टर से अगर एक कूलाम चार्ज ट्रांसफर हो रहा है 1 सेकंड में, तो वो किसके बराबर हो गया? 1 एम्पियर के बराबर हो गया। यही फॉर्मूला यूज किया गया है। 1 कूलाम इज इक्वल टू 1, यहाँ पे चार्ज की जगह 1 रख देंगे, टाइम की जगह 1 रख देंगे, तो 1 कूलाम अपॉन 1 सेकंड इज इक्वल टू 1 एम्पियर। समझ आ गया होगा। ये ज्यादातर पूछा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन को देखते हैं। डिफाइन या व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, इसे हम एक और नाम से जानते हैं वोल्टेज। तो व्हाट इज वोल्टेज या व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, आपको दोनों में पता होना चाहिए। तो होता क्या है ये पार्ट, ये इट इज डिफाइंड एज वर्क डन पर यूनिट, वर्क डन टू मूव अ यूनिट चार्ज from one point to another in a conductor, from one point to another in a conductor। देखिए इसको समझते हैं। देखिए हमारा जो चार्ज है, चार्ज एक पार्टिकल ही तो है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन जैसे तो होते हैं। तो उस तरह से उसमें से इलेक्ट्रॉन होता है चार्ज हमारा। तो चार्ज को मूव कराना है, अगर मुझे एक जगह से दूसरी जगह ले जाना है तो वर्क तो करना ही पड़ेगा। अगर मेरा ये कंडक्टर है तो मुझे यहां से वहां तक लेके जाना है इस इलेक्ट्रॉन को, तो मुझे इसमें वर्क तो करना ही पड़ेगा। तो उन्होंने वही बोला कि भैया वर्क डन, तो वोल्टेज क्या हो गया या पोटेंशियल हो गया, वो गया वर्क डन पर यूनिट चार्ज, है ना। तो इसको यहां से वहां तक ले जाने के लिए एक यूनिट चार्ज पे कितना वर्क करना पड़ेगा, वो क्या हो गया आपका वर्क डन। समझ आ गया। इसी यूनिट जो है वो है आपकी वोल्ट। इट इज वोल्ट। वोल्ट में हम इसको नापा करते हैं जूल पर कूलाम, या फिर अगर हम बात करें वैसे ऐसा यूनिट वोल्ट होती है और अदर यूनिट क्या हो जाएगी, जूल पर कूलाम। ठीक है, ये पता होना चाहिए। अच्छा, डिफाइन 1 वोल्ट, जिस तरह हमने 1 एम्पियर डिफाइन किया था उसी तरीके से 1 वोल्ट को भी डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, व्हेन, या इसको हम कह सकते हैं वोल्टेज क्या हो गया, है ना, वर्क डन। जब हम 1 जूल ऑफ वर्क डन इज डन टू मूव अ 1 कूलम चार्ज, तो कितना वोल्टेज क्रिएट होगा, 1। ठीक है, व्हेन 1 जूल
of work is done on 1 coulomb charge, 1 coulomb charge, coulomb charge 1 volt, ठीक है, समझ आ गया। वन ये जो वर्क डन है वो कितना चाहिए, 1 जूल होना चाहिए और चार्ज होना चाहिए 1 कुलाम, ठीक है। तो वोल्टेज कितना हो जाएगा, 1 वोल्ट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इज प्रोड्यूस्ड। ठीक है, तो ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। 1 जूल का वर्क अगर हम करते हैं 1 कूलम चार्ज पे तो 1 वोल्ट के आसपास का जो हमारा काम होता है वो हो जाता है। समझ आया नहीं है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या है, हमारे को देखना है डिफाइन ओम्स लॉ। ये ओम्स लॉ आपको पता होना चाहिए। इलेक्ट्रिसिटी का सबसे ये कह लीजिए है ना बेसिक लॉ है, ये आपको पता होना चाहिए। ओम्स लॉ क्या होता है, इट स्टेट्स दैट ठीक है, द करंट इन कंडक्टर is directly proportional to ठीक है वोल्टेज अक्रॉस द रेजिस्टेंस, वोल्टेज अक्रॉस द कंडक्टर, ठीक है। इफ कंडीशन याद रखिएगा, अगर टेम्परेचर आपका कांस्टेंट रहे या अदर पैरामीटर जो होते हैं लेंथ ऑफ द रेजिस्टेंस और ये सब कुछ कांस्टेंट रहेगा तो आपका जो करंट है वो वोल्टेज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, है ना। तो वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऐसे रहेगा, करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज। क्लियर, प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाते हैं तो ये बन जाता है V इज इक्वल टू आर आई, या हम कह सकते हैं वोल्टेज इज इक्वल टू रेजिस्टेंस अपॉन रेजिस्टेंस इनटू करंट, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, ओम्स लॉ। V इज इक्वल टू आई आर आपका ओम्स लॉ होता है, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट पार्ट बात करते हैं, एक्सप्रेस द ग्राफ, है ना, इसको ग्राफिकल फॉर्म में शो करता है, दिस लॉ इन ग्राफिकल फॉर्म। तो ये याद रखिएगा, ग्राफिकल फॉर्म में अगर हम बात करते हैं तो सिंपल है, वोल्टेज वी आई कर्व बनाते हैं, ठीक है, और ये हमें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो ये इस तरह से कर्व की लाइन आ जाती है, ठीक है। और इसका जो स्लोप होता है, इस लाइन जो ग्राफ है इसका जो स्लोप निकालेंगे, जो एंगल निकलेगा वो आपको क्या दिखाता है, रेजिस्टेंस, है ना। तो इसको हम यहाँ पे लिख सकते हैं स्लोप ऑफ कर्व इज tan थीटा भी कहते हैं इज इक्वल टू रेजिस्टेंस, ठीक है। जितना ज्यादा स्लोप होगा, जैसे सपोज करिए ये ए है, ए रेजिस्टेंस, ये बी है, ये सी है, ठीक है, ए बी सी। तो अगर आपसे बोला जाए रेजिस्टेंस किसका सबसे ज्यादा है, तो सिंपल लॉजिक, करंट वाले को पकड़ना है आपको, करंट साइड से इनके आपको एंगल्स मेजर करने हैं, ठीक है। जिसका एंगल ज्यादा उसका रेजिस्टेंस ज्यादा, तो रेजिस्टेंस ऑफ आर इज ग्रेटर देन रेजिस्टेंस ऑफ ए एंड ग्रेटर देन रेजिस्टेंस ऑफ सी। तो ये आपको इस तरह से ग्राफिकल शो करना है। V इज इक्वल टू आई आर आप एक लाइन से दिखा सकते हैं, हो जाएगा। ये तो हमने एडिशनल बता दिया कि रेजिस्टेंस को आप इस तरह से मेजर करते हैं ग्राफिकली, ठीक है। पेपर में आपका ये एमसीक्यू में देखने को मिल जाते हैं, है ना। आपका ये आप जो 2 मार्क्स का क्वेश्चन होता है उनमें देखने को मिल जाता है, समझ आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। ओके, इस क्वेश्चन को देखते हैं, व्हाट इज रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस क्या होता है, ठीक है। और हमें बताना है फैक्टर ऑन विच रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड। चलिए तो ये इसका सॉल्यूशन देखते हैं। ये भी बहुत बार बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। तो आपको स्कूलों में बहुत ज्यादा पूछा जाता है ये क्वेश्चन, बोर्ड्स में भी आपको बहुत ज्यादा मिल जाता है। क्लियर, तो रेजिस्टेंस क्या है, पहला इट इज द अपोजिशन, ये क्या है, अपोजिशन है, जो अपोजिशन प्रोवाइडेड बाय द कंडक्टर to the flow of charge,
चार्ज के फ्लो जो चार्ज हम फ्लो करा रहे हैं ना, है ना, उसको कितना पोजीशन मिल रहा है, मतलब अपने अंदर से कंडक्टर चार्ज फ्लो होने नहीं दे रहा है या होने के लिए जो अपोजिशन दे रहा है उसे हम क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस कहा जाता है। आपको रेजिस्टेंस का जनरली फॉर्मूला पता होना चाहिए, R इज इक्वल टू रो L अपॉन ए, ये भी याद होना चाहिए। R वेयर R इज द रेजिस्टेंस, ठीक है, रेजिस्टेंस होता है, और रो जो हो गया वो है रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी क्या होता है, ये प्रॉपर्टी होती है मटेरियल की प्रॉपर्टी है, और जो कि अपोजिशन शो करती है। L हो गया लेंथ ऑफ कंडक्टर, और A इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, मतलब जिससे, जैसे हमारा कंडक्टर है, करंट जा रहा है, तो ये जो एरिया होता है, जिस एरिया से करंट पास हो रहा है, वो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हो जाता है। ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो अब हमारा ये चीजें यहीं से समझ लेते हैं, किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। अगर आपसे कोई पूछ लेगा तो 3 फैक्टर तो यहीं पे दिख रहे हैं आपको। पहला फैक्टर है ना, रेजिस्टिविटी कहेंगे या फिर हम इसे मटेरियल कहेंगे। इट डिपेंड्स अपॉन द मटेरियल ऑफ कंडक्टर, किस टाइप का मटेरियल है। चांदी है तो बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हो जाएगा। कॉपर है, थोड़ा सा है ना, उसमें रेजिस्टेंस थोड़ा बढ़ जाएगा। उसके बाद नीचे चले जाएंगे, लेड हो गया, तो उसमें क्या है, रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा हो जाएगा। उसके बाद नॉन मेटल से, या फिर हम बात करते हैं इंसुलेटर में आ जाएंगे, तो वहां रेजिस्टेंस ऐसा हो जाएगा इतना ज्यादा कि वो आप करंट ही नहीं फ्लो करा पाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से मटेरियल पे डिपेंड करता है कि वो कितना रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है, या उससे हम वो रेजिस्टिविटी पे भी डिपेंड करता है, मटेरियल की प्रॉपर्टी कि ये मटेरियल कैसा है। सेकंड, लेंथ ऑफ द कंडक्टर, लंबाई होगी, लेंथ ज्यादा होगी तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, लेंथ कम होगी तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। तो लेंथ ऑफ कंडक्टर पे भी डिपेंड करता है। थर्ड, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, जितना ज्यादा एरिया होगा उतना रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जिससे वो पास हो रहा है। तभी क्या होता है, जो हमारे वायर्स में जहां पे ज्यादा करंट फ्लो करा, मतलब जहां पे हमारे को क्या आता है, जहां करंट ज्यादा फ्लो कराना है, रेजिस्टेंस कम करना है, तो वहां पे क्या होता है, एरिया क्रॉस सेक्शन बड़ा रख देते हैं, 2 mm की वायर यूज करते हैं, क्लियर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। और फोर्थ जो है वो आपको अलग से समझना पड़ेगा, दैट इज द टेम्परेचर के ऊपर भी रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। तो टेम्परेचर के साथ रेजिस्टेंस क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। क्लियर हो गया। तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें हमारा बेसिकली डिवाइसेस के बारे में है, जो हमारे है ना इलेक्ट्रिकल सर्किट्स में यूज होते हैं मेजरिंग के लिए, ठीक है। तो हमारे फंक्शंस में पहला क्या कहता है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ गैल्वेनोमीटर, सेकंड एमीटर एंड वोल्टमीटर, इनको समझना है। चलिए एक एक करके समझते हैं। तो सबसे पहला वाला आता है ए वाला पार्ट, है ना, गैल्वेनोमीटर जो होता है, इट इज यूज, जो अगर हम बात करें गैल्वेनोमीटर, तो वो यूज होता है टू डिटेक्ट करंट। इट इज यूज्ड टू डिटेक्ट करंट इन सर्किट। मतलब ये जनरली एक्सपेरिमेंटल बेस पे होता है कि आपके उस पे अगर हमारा जो सर्किट बनाया हुआ है उसमें करंट फ्लो कर रहा है या नहीं कर रहा है, तो वहां पे ये क्या गैल्वेनोमीटर यूज होता है। जहां काफी सारी एप्लीकेशंस ऐसी होती है जहां पे क्या होता है, हमें बस ये पता लग जाए कि करंट है भी या नहीं कर रहा है, फ्लो कर रहा है नहीं कर रहा है, तो वहां पे हम क्या यूज करते हैं, गैल्वेनोमीटर, ठीक है। तो ये गैल्वेनोमीटर होता है, सीरीज में लगा देते हैं उस लाइन में, तो इस तरह से रहता है। बी, एमीटर क्या करता है, गैल्वेनोमीटर का काम था खाली डिटेक्ट करना, वो वैल्यू नहीं बताता है, वो ऐसा कोई मेजरमेंट नहीं करता है। एमीटर क्या करता है, इट इज यूज्ड टू measure value of current in the circuit, ठीक है। करंट किस में होता है, एम्पियर में आता है ना, करंट फ्लोइंग इन अ सर्किट, एक सर्किट में फ्लो कर रहा है, या एक कोई भी ब्रांच है उसमें फ्लो कर रहा है करंट, तो उसका ये बताता है कि कितनी वैल्यू है। क्लियर हो गया। तो ये क्या होता है, इट इज, ठीक है, इट इज कनेक्टेड इन सीरीज, इसमें लगाया जाता है, सीरीज में लगाया जाता है,
जो भी रेजिस्टेंस है या जो भी अप्लायंस है आपके उसमें, उसके सीरीज में लगा देते हैं, पहले लगा देते हैं, वो अभी हम डायग्राम में दिखाएंगे। ठीक है, इसी तरीके से वोल्ट मीटर होता है। ये तो एमीटर हो गया हमारा करंट के साथ रिलेटेड। ये क्या करता है, इट इज यूज टू मेजर वोल्टेज, या हम कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस अ रजिस्टर। एक कोई भी रजिस्टर है उसके अक्रॉस क्या करेगा, वोल्टेज अक्रॉस निकालने के काम आता है। ठीक है, और ये हमेशा याद रखना, इट इज कनेक्टेड इन पैरेलल। जो इसका कनेक्शन होता है वो हमेशा पैरेलल में होता है, पैरेलल कनेक्शन होता है, तो पैरेलल में लगाना, पैरेलल में होता है। ठीक है, तो अगर हम इसको एक सिंपल सर्किट बनाते हैं, एक ये हमारा रेजिस्टेंस है, ठीक है, और ये हमारा स्विच हो गया, यहाँ बैटरी हो गई हमारी, इस तरीके से। ठीक है, ये हमारा सर्किट है, रेजिस्टेंस, स्विच और ये बैटरी। तो एम जो आपका एमीटर होता है वो हमेशा सीरीज में लगता है, तो उसे हम इस तरह से, जहां से करंट फ्लो करेगा तो जिससे जाएगा उसमें हम करंट लगा, एमीटर को बीच में लगा देते हैं। एमीटर और गैल्वेनोमीटर हमेशा सीरीज में लगते हैं, इस तरीके से सर्किट को काटा, बीच में लगा दिया। वोल्ट मीटर जो है, वोल्ट मीटर साइड में लगता है इस तरीके से, है ना, आपको पैरेलल लगता है इसके रेजिस्टेंस के, कोई भी रेजिस्टेंस है उसके पैरेलल लगेगा वोल्ट मीटर। रीजन भी समझ गई, सीरीज में एमीटर लगने का क्या रीजन है, इसका जो रेजिस्टेंस होता है ये बहुत कम होता है, इसका खुद का रेजिस्टेंस बहुत कम होता है, इसलिए हम इसको सीरीज में लगाते हैं। वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है, अगर हम उसको सीरीज में लगाएंगे तो वो करंट की जो फ्लो है उसको चेंज कर देगा, इसलिए हम उसे पैरेलल में लगाते हैं। ठीक है, तो वोल्ट मीटर हैज हाई रेजिस्टेंस, एमीटर हैज लो रेजिस्टेंस। वोल्ट मीटर इज अरेंज्ड इन पैरेलल, और यहाँ पे जो एमीटर होता है इट इज अरेंज्ड इन सीरीज। समझ आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, ये क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्या है, द फेमस लॉ है ना, जो हम यहाँ पे जो आपका इलेक्ट्रिसिटी में यूज होता है एनर्जी के रिलेटेड, तो है जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। ठीक है, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग क्या कहता है, बेसिकली अगर आप देखिए कोई भी हमारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हो गए, फैन हो गया, बल्ब हो गया, रेफ्रिजरेटर हो गया, है ना, गीजर हो गया, तो ये सब क्या है, ये जब हम उसको ऑन करते हैं तो ये क्या करते हैं, हीट प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, इवन हम जो एसीज होती हैं, एसीज का अगर आउटलेट देखेंगे वो भी गर्म हो जाता है। ठीक है, तो जहां पे भी करंट फ्लो कर रहा होता है वहां हीट प्रोड्यूस होती है। तो जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग ने ये कहा कि देखो ये जो हीट प्रोड्यूस हुई इसका क्या रिलेशन होता है वो समझाते हैं। तो उन्होंने कहा अकॉर्डिंग टू जूल, अकॉर्डिंग टू जूल, ठीक है, हीट प्रोड्यूस्ड in a conductor is first point directly proportional to square of current flowing in it, जो स्क्वायर ऑफ करंट फ्लोइंग इन इट, मतलब जितना भी करंट है फ्लो कर रहा है उसका स्क्वायर। तो यहां एक चीज समझिए, H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I स्क्वायर। इसका हम मैथमेटिकल एक्सप्रेशन भी लिख रहे हैं साथ साथ, यहीं पे हो जाएगा हमारा, है ना, तो ए और बी पार्ट इंक्लूडेड है इसमें। ठीक है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द करंट फ्लोइंग इन इट। ठीक है, पहला पॉइंट। सेकंड, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू resistance of conductor, ठीक है, जो कंडक्टर है उसका रेजिस्टेंस भी दे, उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R। ठीक है, क्लियर। C, ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, टू टाइम फॉर विच करंट इज फ्लोइंग।
कितने टाइम तक करंट, जितने टाइम तक करंट रहेगा उतना उस टाइम के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। तो H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I स्क्वायर, H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R, H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। तो अगर इन तीनों को कंबाइन कर देंगे तो हमारा रिजल्ट आता है कंबाइनिंग 1, 2 and 3, 1, 2 and 3। तो H कितना आ जाएगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I स्क्वायर RT। ठीक है, और एक्सपेरिमेंटली इन्होंने डिटरमाइन किया था, तो ये प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाते हैं तो कांस्टेंट जो होता है वो होता है 1 के बराबर। तो H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I स्क्वायर R, H इज इक्वल टू I स्क्वायर RT। इसे कोई कहा जाता है जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। तो हीट प्रोड्यूस जो होता है वो होता है I स्क्वायर RT के बराबर होता है। समझ आ गया होगा? तो इसे कहते हैं जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। क्लियर? ठीक है, चलिए ये समझ आया होगा। अगला क्वेश्चन है, इसमें क्या लिखा है, व्हाट इज द कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो हमें यहाँ पे पता होना चाहिए, देखिए जो हमारी एनर्जी, जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है वो हमारे ना जनरली घरों में सप्लाई होता है। ठीक है, तो जो सप्लाई करा जाता है तो उन्होंने क्या किया, उसकी यूनिट बनाई कि हम जो बिल लेंगे वो यूनिट के हिसाब से लेंगे। जो आपके घरों में बिल आता है वो भी यूनिट के हिसाब से आता है। तो व्हाट इज द कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी क्या होता है, तो आपको पता होना चाहिए ए पार्ट। कमर्शियल यूनिट वो होती है इज किलोवाट आवर, किलोवाट KWH। आपका जो है ना यूनिट होता है वो KWH में आता है। क्लियर? तो जो हमारे क्वेश्चन बहुत ज्यादा फेमस क्वेश्चन है, आते रहते हैं, है ना, इलेक्ट्रिसिटी बिल बनाने के लिए, तो उसमें हमें जो यूनिट यूज करनी होती है वो किलोवाट आवर यूज करनी पड़ती है। पावर को हमें किलोवाट में लेना पड़ता है और जो आवर है वो तो मतलब टाइम जो है वो आवर में ही होगा। ठीक है, क्लियर? ये चीज समझते हैं। बी पार्ट, व्हाट डिफाइन इलेक्ट्रिक पावर। इलेक्ट्रिक पावर क्या होता है, इट इज the rate at which energy is consumed or dissipated, या और हम कहते हैं ना इधर उधर निकलती है, और dissipated in a circuit। ठीक है, तो जिस रेट से एनर्जी कंज्यूम हो रही है वो हमारा क्या होता है, बेसिकली पावर होता है। तो पावर इज इक्वल टू एनर्जी कंज्यूम्ड पर यूनिट टाइम। ठीक है, एनर्जी अपॉन टाइम। इसकी यूनिट याद रखिएगा, इट इज वॉट। क्या यूनिट होती है, वॉट होती है। जूल पर सेकेंड या हम वॉट भी कहते हैं। क्लियर हो गया? पावर, आप जो बल्ब खरीदने जाते हैं 9 वाट का, है ना, 12 वाट का जो आप रहते हैं, तो वो क्या होता है, बेसिकली उसकी पावर होती है कि कितनी पावर कंज्यूम करेगा पर यूनिट टाइम, है ना, तो उसके हिसाब से वो लिखा होता है। समझ आ गया? टाइम सेकंड्स में यूज करना है, एनर्जी जो है वो आपकी जूल में होनी चाहिए। क्लियर? चलिए, कन्वर्ट 1 किलोवाट आवर इनटू जूल। देखिए यूनिट जो है ये तो हमें पता है, एनर्जी यूनिट जूल होती है, बट हम यहाँ बोल रहे हैं कन्वर्शन यूनिट ऑफ एनर्जी, है ना, ये कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी तो है। ठीक है, तो हमें पता है एनर्जी यूनिट होती है जूल, बट एनर्जी ये बोल रहा है कमर्शियल यूनिट में, हमने बोला किलोवाट आवर। तो 1 किलोवाट आवर में कितने जूल होते हैं ये हमें समझना है। तो इसके लिए सिंपल लॉजिक है, किलोवाट को वॉट में बदलते हैं, 1 किलोवाट में 1000 वॉट हो गए। ठीक है, और आवर को सेकंड में बदल दो। बस आपको यही दो चीजें करनी है, एक तो क्या करना है, इसको 1000 से मल्टीप्लाई करना है किलोवाट को वॉट में बदलने के लिए, और आवर को क्या करना है 3600 सेकंड से बदल देना है। तो यू विल गेट 36 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 जूल। ठीक है, तो इसको हम लिखते हैं 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल। ये क्वेश्चन एमसीक्यूज में बहुत ज्यादा पूछा गया है। ठीक है, ये आपको आता रहता है, तो इसलिए ये आपको पता होना चाहिए। या कभी कभी आपको बोलते थे ड्राइव करने के लिए 2 मार्क्स के क्वेश्चन में बता देता है, जैसे यहाँ है ना, कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी पूछ लिया और ये साथ साथ इसको ड्राइव करने के लिए कह दिया। तो ये आपका इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। समझ आ गया होगा? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। चलिए इन क्वेश्चंस को देखते हैं। ये क्वेश्चंस आजकल ज्यादा पूछे जाते हैं। इनमें बेसिकली क्या है, हमारे को रीजंस बताने होते हैं, है ना, क्या होता है रीजन, क्यों यूज किया जाता है, इस तरह से। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है व्हाई कॉपर इज यूज्ड टू मेक इलेक्ट्रिकल वायर्स, है ना, इलेक्ट्रिकल वायर्स जो आपके घरों में यूज होते हैं, इलेक्ट्रिकल वायर्स वो कॉपर के बने हुए होते हैं। क्यों बने होते हैं ये समझते हैं। देखिए
इसका रीजन क्या है? बिकॉज कॉपर हैज लो रेजिस्टिविटी, जिसकी वजह से क्या होता है, ये रेजिस्टेंस कम अप्लाई करता है, इसलिए हमारे घरों में कॉपर के वायर यूज होते हैं। अगर हम बात करें लो रेजिस्टिविटी में सबसे बेस्ट तो क्या है? सिल्वर है। ठीक है, सिल्वर के आप वायर्स लगा नहीं सकते क्योंकि वो तो सिल्वर तो बहुत कॉस्टली है। ठीक है, तो इसलिए क्या होता है, कॉपर के यूज किए जाते हैं। इट इज ऑप्टिमम कि वो बनाए भी जा सकते हैं, है ना। ठीक है, इकोनॉमिकली वे में जो आपको घर में अवेलेबल भी हो जाएंगे। तो कॉपर इज यूज बिकॉज इट हैज लो रेजिस्टिविटी। ठीक है, इसलिए हम यूज करते हैं। बी पार्ट, वाई हीटिंग एलिमेंट्स आर मेड अप ऑफ अलॉयज। जो आपकी हीटिंग एलिमेंट्स होते हैं वो प्योर मेटल की जगह पे अलॉयज से बनाए जाते हैं। ठीक है, हम प्योर मेटल ज्यादा यूज नहीं करते, हम क्या करते हैं, अलॉयज यूज करते हैं। तो इसका क्या रीजन है समझते हैं। बिकॉज अलॉय का क्या होता है, हाई रेजिस्टेंस, हाई रेजिस्टिविटी के लीजिए रेजिस्टेंस हो जाता है, उसी की वजह से क्या होता है, हाई रेजिस्टेंस, ड्यू टू विच they produce large amount of heat, ये तो हो गया। एंड ऑल्सो दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट। अब हीट ज्यादा प्रोड्यूस होगी तो पिघल ना जाए, तो उनकी मेल्टिंग पॉइंट वैसे भी बहुत हाई होता है। क्लियर। और एक और रीजन होता है, जो मेटल्स जो होते हैं, ये जो अलॉय, जो मेटल जो है जब गर्म होते हैं ना, तो वो क्या होता है, ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। मतलब आसपास जो एयर है उससे मॉइस्चर से, एयर या मॉइस्चर से रिएक्ट करके ऑक्साइड्स बना लेते हैं। बट अलॉय ये नहीं करते हैं, अलॉय क्या रहते हैं, ऑक्सीडाइज नहीं होते। तो ये आपका रीजन यहाँ पे काफी सही है कि हाई रेजिस्टेंस होता है और वो हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, इसलिए भी ये रीजन है ना। अगर कभी कभी होता है कि अगर और भी लिखना है आपको, 3 मार्क्स का क्वेश्चन आ गया, तो आप ये बता सकते हैं कि उसमें ऑक्सीडेशन नहीं होता है, अलॉयज का ऑक्सीडाइज नहीं होते, है ना। यहाँ पे मैं लिख देता हूं, दे, ठीक है, डू नॉट ऑक्सीडाइज। ठीक है, ऑक्सीडाइज होते हैं लेकिन इतना नहीं होता कि जितना जो आपका जैसे प्योर मेटल होता है उसके कंपैरेटिवली बहुत कम होते हैं। हम कंपैरिजन में बात कर रहे थे। अगला आता है व्हाट विल हैपन व्हेन एमीटर इज कनेक्टेड इन पैरेलल। देखिए एमीटर हमने बात करी किसमें लगता है, सीरीज में लगता है, क्योंकि उसका रेजिस्टेंस क्या होता है, कम होता है। अगर हम उसे पैरेलल लगाएंगे तो क्या इफेक्ट होगा, अब ये समझ लो। इसके लिए पहले थोड़ा समझते हैं। ये हमने रेजिस्टेंस लगाया, करंट आया और हमने एमीटर इस बार पैरेलल लगा दिया, एमीटर ऊपर पैरेलल लगा दिया, तो एमीटर का रेजिस्टेंस कम होगा। तो इसकी वजह से ये समझना यहाँ पे जरूरी है कि यहाँ से करंट जो निकलेगा, हमेशा करंट वो रास्ता यूज करता है, वो रास्ता चूज करेगा जिसमें रेजिस्टेंस कम होगा। तो अगर एमीटर का करंट, एमीटर में रेजिस्टेंस बहुत ही कम होता है, तो ये सारा का सारा करंट कहाँ चले जाएगा, एमीटर के थ्रू पास हो जाएगा और एमीटर क्या कर जाएगा, बर्न आउट हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए क्या होता है, इसको कभी पैरेलल में नहीं लगाना चाहिए। आपने पैरेलल लगाया, एमीटर खराब हो जाएगा, जल जाएगा। ठीक है, उसकी कॉइल जो होती है हीट, ओवर हीटिंग से खराब हो जाती है। ठीक है, तो इसका आंसर लिखो, व्हाट विल हैपन व्हेन द एमीटर इज कनेक्टेड इन पैरेलल। ठीक है, इसका आंसर इफ emitter is connected in parallel, if emitter is connected in parallel, comma, all the current will flow through it because of low resistance, full stop. So it will burn out, और डैमेज, ये कह सकते हैं, get damaged, बर्न आउट हो जाएगा या डैमेज हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ठीक है जी, समझ आ गया। ये इस तरह से क्या होता है, आपका एमीटर वाला पार्ट होता है। क्लियर। अच्छा, अगला क्वेश्चन है, ये समझ आ जाएगा, है ना। एमीटर का क्या होता है अगर हम उसको पैरेलल लगा देते हैं। और अगला आता है, व्हाट विल हैपन टू द रेजिस्टिविटी ऑफ द कंडक्टर व्हेन लेंथ इज चेंज्ड।
जब हमारा रेजिस्टिविटी की अगर हम लेंथ मतलब अगर हम किसी के मटेरियल की जो कंडक्टर है उसकी लेंथ चेंज कर देते हैं तो रेजिस्टिविटी पे क्या इफेक्ट चेंज। ठीक है, आपको ये समझना है जब हम लेंथ चेंज हो जाती है तो रेजिस्टिविटी, इस बार यहाँ ध्यान रखिएगा, रेजिस्टिविटी, रेजिस्टेंस अगर होता तो रेजिस्टेंस चेंज होता है क्योंकि रेजिस्टेंस डिपेंड करता है लेंथ पे, बट रेजिस्टिविटी लेंथ पे डिपेंड नहीं करती है, इट इज द मटेरियल प्रॉपर्टी, तो ये चेंज नहीं होगी। ठीक है, तो इसका आंसर होगा, इसको यहाँ पे थोड़ा सा कर लेते हैं, यहाँ लिख लेते हैं। ठीक है, ठीक है, तो what will happen to the resistivity? No change will occur. No change will occur as resistivity depends upon, किस पे डिपेंड करता है? Resistivity depends upon material. Depends upon material, not on length. लेंथ पे डिपेंड नहीं करता है, ये किस पे करता है? मटेरियल पे डिपेंड करता है। अगर मटेरियल चेंज होगा तब आपका रेजिस्टिविटी चेंज होगी, वरना वैसे का वैसा ही रहेगा। समझ आ गया होगा? ठीक है, ये क्वेश्चन आया हुआ है, एमसीक्यू में आता है बन के। क्या करते हैं, वो बोल देते हैं कि एक रेजिस्टिव, एक क्या है मटेरियल है, उसकी लेंथ और एरिया चेंज कर दिया। ठीक है, आपको बताना रेजिस्टिविटी में क्या चेंज आया। तो लोग क्या करते हैं, वो रेजिस्टेंस वाला क्वेश्चन होता है न्यूमेरिकल, वो सोच के इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो बाद में ध्यान आता है कि रेजिस्टिविटी गिवन थी, रेजिस्टिविटी क्या होती है? चेंज नहीं होती है। जब तक मटेरियल चेंज नहीं होगा तब तक रेजिस्टिविटी चेंज नहीं होगी। ठीक है, तो इसी वजह से क्या होता है, आपका ये वाला क्वेश्चन लोगों का गलत हो जाता है, इसलिए ध्यान रखिएगा रेजिस्टिविटी अगर गिवन है तो वो चेंज नहीं होती है विद लेंथ। समझ आ गया? चलिए, तो ये सारे टॉपिक्स थे जितने भी आज तक पीवाईक्यूज में आए हुए हैं, या फिर आपके जो टॉपिक्स पूछे जा चुके हैं, है ना, कॉमन जो कॉमन रहते हैं एग्जाम से पूछे जाते हैं, तो वो हमने यहाँ पे कवर कर लिए थियोरेटिकल वाले पार्ट। अब इसमें जो न्यूमेरिकल्स रहते हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर में रखेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना करते हैं, ओके।